देखिएगा हम लोग चैप्टर टॉपिक कौन सा कर रहे हैं आपका, बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट। जोर से बोलो। अच्छा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कुछ एथिक्स बनाया, कुछ नियम बनाया। किसके लिए नियम बनाया? ऑडिटर के लिए। किसके लिए नियम बनाया? कि जब ऑडिटर जा रहा है ऑडिट करने तो उनको कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। जब एक ऑडिटर ऑडिट करने जा रहा तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है, इसको क्या करना पड़ेगा? एक ऑडिटर को फॉलो करना पड़ेगा। एक ऑडिटर को फॉलो। अच्छा, एसे का फुल फॉर्म क्या था भाई? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। स्टैंडर्ड ऑन, जैसे अकाउंट्स को भाई कंट्रोल करने के लिए एएस है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वैसे ही ऑडिटिंग के लिए क्या बनाया गया? एसे। क्या बनाया गया? एसे का फुल फॉर्म बोलिए, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। जोर से बोलो। अच्छा, हम बोले थे कोई भी ए से 200 नंबर से स्टार्ट होता है, तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट का जो एसे है ये 200 है। एसे कितना है? हम चाहते हैं साइड में लिख दीजिए ब्रैकेट में, एसे 200। एसे कितना? 200। एसे याद हो तो लिखिएगा, नहीं याद हो तो मत लिखिएगा। इसका एसे 200 है भैया, ये 200 में लिखा हुआ बात, एसे 200 में बात लिखा हुआ है, समझे? किसका बात करें? बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट। जोर से बोलो। ये कौन बनाया? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ ने कुछ नियम बनाए हैं कि जब ऑडिटर ऑडिट कर रहा है तो उन्हें इस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा ताकि प्रोफेशनल ऑडिट हो। कौन सा ऑडिट हो? इसलिए बेसिक प्रिंसिपल्स कुछ किसने बनाया है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने। ये किसको फॉलो करना पड़ेगा? हम लोग को। किसको फॉलो करना पड़ेगा? ऑडिटर को। अच्छा, ऑडिटर कब फॉलो करेगा? जब ऑडिट कर रहे, वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट। वाइल कंडक्टिंग द, जब ऑडिट वर्क कर रहे हैं तब फॉलो करेंगे। आइए, ऑडिटर का बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या हो सकता है एक एक करके समझते हैं। पहला क्या? इंटीग्रिटी। जोर से बोलो। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। शुरू से बोलो। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। इंटीग्रिटी का मतलब होता है ऑडिटर शुड बी ऑनेस्ट। ऑडिटर शुड बी, ऑडिटर ऑनेस्ट होना चाहिए, माने साफ छवि वाला होना चाहिए, कोई दाग नहीं होना चाहिए, माने घूस लेने वाला नहीं होना चाहिए। घूस लेने वाला, इसको कहते हैं इंटीग्रिटी। माने हम जिस पोस्ट के लिए है उस पोस्ट का गरिमा को हम बनाए हुए हैं। गरिमा मतलब हमारे ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, इसे कहते हैं इंटीग्रिटी। क्या कहते हैं? जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है, इन पे किसी तरीका का अभी तक का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, डिसऑनेस्टी का। ऑनेस्टी उनका पूरा पूरा झलकता है, समझ पा रहे हैं? माने अभी तक कोई घोटाला का आरोप नहीं है उनका ऊपर। घोटाला का, दीदी का बात हम लोग नहीं करेंगे, दीदी भी हमारा इंटीग्रिटी के साथ। आइए, नेक्स्ट है हम लोग का ऑब्जेक्टिविटी। देखिए, ज़्यादा बोलते नहीं हम लोग रिकॉर्डिंग सिस्टम में। ऑब्जेक्टिविटी, जोर से बोलो, जोर से बोलो। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी माने उद्देश्य के साथ ऑडिट करिए। हम जब ऑडिट कर रहे हैं तो हमारा काम है जांच पड़ताल करना। जांच पड़ताल करना माने चेक करना, तो हमें जो चेक करना है अपना ऑब्जेक्टिव के साथ काम करेंगे, समझे? उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी। क्या कहते हैं हम लोग? और नेक्स्ट है एन इंडिपेंडेंस। एन इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र है भाई। ऑडिटर स्वतंत्र है जब ऑडिट कर रहा है। हम किसी के इशारों पे काम नहीं करेंगे, किसी के बोलने पे काम करने वाले हम इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र होकर के काम करेंगे, इसे कहते हैं इंडिपेंडेंस। माने ऑडिटर विल नॉट डांस ऑन द सिंबल ऑफ क्लाइंट। ऑन द सिंबल ऑफ क्लाइंट के इशारों पे ऑडिटर डांस करने वाला माने काम करने वाला नहीं है। तो इंटीग्रिटी माने ऑडिटर मस्ट भी क्या होना चाहिए? ऑनेस्ट। क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिविटी भाई, जो आप जिस काम के लिए आए हैं आप उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम करिए, समझे? अब मान लीजिए ऑडिटर गया और जाकर के एम्प्लॉय लोग के साथ मिल करके ताश पत्ता खेल रहा है, पकौड़ा चाट खा रहा है, क्या इसके लिए उनको भेजा गया है? दिन भर पकौड़ा चाट खाया, ताश खेला चला आया, क्या ऑडिटर को इसके लिए बोला गया है? ऑब्जेक्टिविटी के तहत काम हो रहा? बोलिए, ऑब्जेक्टिविटी है? नहीं है, समझे? लेकिन ऑडिटर ऐसा नहीं करता, जिस काम के लिए गया उसी काम का काम करेगा, इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट क्या हम लोग का? इंडिपेंडेंस। कौन सा बोलिए? इंडिपेंडेंस का मतलब होता है मेरा फैसला किसी का इच्छा का मोहताज। कॉन्फिडेंशियलिटी, भाई ऑडिटर का ये जिम्मेवारी होता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी जो है नॉट लीक एट एनी कॉस्ट। नॉट लीक एट, जो कंपनी का जिसका हम मान लीजिए ऑडिट कर रहे हैं उसके बारे में तो हम जान रहे हैं ना, अब जाके समाज को बताते चलेंगे, जानते हो ये कंपनी ऐसे करता है, ये बताएंगे, ये बताना हमारा काम नहीं है। ऑडिटर कॉन्फिडेंशियलिटी को बनाए रखेगा, समझे? कंपनी का जा करके सबको बात बताते नहीं रहेगा, समझे? ऑडिटर जांच करने का तो कुछ तो जानता है भाई बात, कंपनी का काज करने का तरीका कैसा है, ये सब क्या लीक करेगा क्या? कि कॉन्फिडेंशियल रूप से काम करेंगे, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। बोलो क्या बोले? माने इन्फॉर्मेशन नॉट लीक एट एनी कॉस्ट। इन्फॉर्मेशन नॉट लीक एट एनी,
नेक्स्ट क्या है? स्किल एंड कॉम्पिटेंस। भाई ऑडिटर के पास तो स्किल होना चाहिए। स्किल का मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रॉपर, और कॉम्पिटेंस होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए। खाली नॉलेज और ट्रेनिंग से तो नहीं हुआ, कैपेबल माने हम ये काम ठीक ढंग से कर सकते हैं। तो ऑडिटर के पास क्या होना चाहिए? स्किल होना चाहिए और कॉम्पिटेंस होना चाहिए। स्किल और क्या होना चाहिए? नहीं तो क्लाइंट तो नचा देगा, जैसे चाहेगा वैसे नचाएगा। जैसे एक डॉक्टर के पास क्या होना चाहिए? स्किल होना चाहिए ना, स्किल और कॉम्पिटेंस होना चाहिए। स्किल और कॉम्पिटेंस का मतलब होता है कि एक डॉक्टर के पास क्या है? स्किल और कॉम्पिटेंस चाहिए। नॉलेज तो है ही, प्रॉपर ट्रेनिंग है। अब मान लीजिए पेशेंट तो तरह तरह का आता है, पेशेंट आता है कि नहीं आता है? मान लीजिए कोई पेशेंट आकर के उछल रहा है बुखार के कारण, डॉक्टर डर जाएगा? या गर्दन पूरा टेढ़ा कर ले रहा है, डॉक्टर डर जाएगा? इलाज करेगा। तो उसके पास क्या है? स्किल है। क्या बोलिए? तो वैसे ही ऑडिटर जब जाएगा तो ऑडिटर के पास क्या होना चाहिए? स्किल होना चाहिए, नहीं तो क्लाइंट तो बेवकूफ़ बना के भगा देगा, समझे? तो स्किल और कॉम्पिटेंस होना चाहिए। नेक्स्ट क्या भाई? वर्क परफॉर्म भाई अदर्स। देखिए भाई ऑडिटर सारा काम तो कर नहीं सकता है, ऑडिटर सारा काम अकेला चेक कर सकता है क्या? अब मान लीजिए हम कोल फील्ड का ऑडिट कर रहे हैं, एक ऑडिटर जो है कोल फील्ड का ऑडिट कर रहा है। कोल फील्ड माने अभी कोयला संकट है भाई देश में, कम से कम जानिए कोयला का खजाना, कोयला का। तो कोल फील्ड का मान लीजिए ऑडिट कर रहा है, तो ऑडिटर को मान लीजिए स्टॉक को चेक करना है, तो स्टॉक तो कोल फील्ड के अंदर होगा। स्टॉक किधर होगा भाई? कोल फील्ड के अंदर। जोर से बोलो, स्टॉक किधर होगा भैया? कोल फील्ड के अंदर। तो ऑडिटर क्या कोल फील्ड के अंदर घुस जाएगा? उनको ढुकने का तरीका है, जाएंगे तो दब ही जाएंगे उसमें। तो हम क्या करेंगे? एक्सपर्ट को भेजेंगे। किसको भेजेंगे? मान लीजिए एक्सपर्ट है, कोल फील्ड का एक्सपर्ट है, इनको भेजेंगे। तो जाइए तो चेक करके आइए तो स्टॉक ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है। अब ये आकर के बताएंगे, इनका वर्क को हम इस्तेमाल कर लेंगे, इनका वर्क को हम क्या कर लेंगे? इसी को कहते हैं वर्क परफॉर्म्ड बाई अदर्स। वर्क परफॉर्म बाई, अकेला सारा काम ऑडिट का करना पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल? तो भाई ऑडिटर तो मेन होता है, वो जांच करेगा, लेकिन अंदर में छोटा छोटा स्टाफ रखता है, जूनियर ऑडिटर छोटा छोटा स्टाफ रखता है। बोलता है जाओ तो आप स्टॉक मेंटेन करके आओ, तो वो लोग जाता है, रिपोर्टिंग करता है। तो खुद गया कि अपना जूनियर स्टाफ को भेज दिया या एक्सपर्ट को भेज दिया, समझे? इसी को कहते हैं वर्क परफॉर्म बाई अदर्स। बोलो क्या बोलें? डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन तो बनाना पड़ेगा ना, आप ऑडिट करने गए तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन रेफर्स टू प्रिपरेशन एंड प्रिजर्वेशन, प्रिपरेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर। ऑडिट वर्किंग माने फाइल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? आपको फाइल बनाना पड़ेगा। समझ पा रहे? दो तरीका का हम लोग फाइल बनाते हैं, एक परमानेंट फाइल बनाते हैं और एक करेंट फाइल। परमानेंट फाइल और करेंट फाइल। परमानेंट फाइल में क्या लिखते हैं? जो कंपनी का परमानेंट बात है, जो तुरंत चेंज नहीं होगा, विच इज़ नॉट चेंज ईयर आफ्टर ईयर, विच इज़ नॉट चेंज ईयर आफ्टर, तुरंत चेंज नहीं होगा, लिख देंगे वो परमानेंट में। जैसे कंपनी का मेमोरेंडम बार बार चेंज नहीं होता है, आर्टिकल्स बार बार चेंज नहीं होता है, ये सब लिखेंगे परमानेंट में। कहाँ लिखेंगे? और करेंट में क्या लिखेंगे भाई? जो तुरंत चेंज होता है, जैसे भाउचिंग, रिजल्ट ऑफ भाउचिंग, रिजल्ट ऑफ वेरिफिकेशन। भाउचिंग समझाए थे ना कि भाउचिंग रेफर्स टू चेकिंग इनकम एंड एक्सपेंस बिल, भाउचिंग रेफर्स टू चेकिंग इनकम एंड, समझ पा रहे हैं? तो भाई डॉक्यूमेंटेशन तो ऑडिटर बनाएगा ही। डॉक्यूमेंटेशन रेफर्स टू प्रिपरेशन एंड प्रिजर्वेशन, प्रिपरेशन एंड बनाएंगे और अपने पास रखेंगे भी, बनाएंगे भी और अपने पास, समझे? कम से कम 7 साल। कितना साल? 7 साल रखेंगे ही। नहीं तो मान लीजिए हम इनका ऑडिट करके चले आए, 2 साल बाद आरोप कर रहे हैं ये ऑडिटर ना मेरे साथ गलती किया था, तो हम लोग प्रूफ दिखाएंगे, देखिए भाई हम ऐसे ऑडिट किए तो हम गलती नहीं किए थे, नहीं तो फंसा देगा। नहीं समझे? अब भाई 7 साल तक रखना है तो फंसो केस खाओ, सीधा बात, समझे? लेकिन हम रखेंगे 7 साल तक। अच्छा 7 साल के अंदर कोई केस नहीं किया ना, तो अब उसका ऊपर में कोई केस होगा ही नहीं, तो कितना साल अंदर में रखना है? 7 साल। किसका बात करें? डॉक्यूमेंटेशन। किसका? ताकि ऑडिटर को कोई फंसा ना सके, ऑडिटर आके जवाब देगा, पेपर दिखाएगा, समझे? इसी को कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन। क्या कहते हैं हम लोग? समझे? अपने पास रखना है बना करके। नेक्स्ट क्या भैया? प्लानिंग। क्या बोलिए? ऑडिट करने से पहले एकदम धड़ल्ले से जाके ऑडिट कर दोगे? हाँ, कि प्लानिंग करेंगे। क्या करेंगे भाई? प्लानिंग। कोई भी काम करने से पहले प्लानिंग करते हो ना, तो ऑडिट क्या धड़ल्ले से कर दोगे? अरे सिंपल सा सोचो, घूरने से पहले प्लानिंग करते हैं। आज किधर घूरने जाना है, फिर हम लोग प्लानिंग। अभी दुर्गा पूजा बीता है ना, आप लोग कैसे प्लानिंग करते थे? क्या धड़ल्ले से जिधर मन करेगा उधर चल जाएंगे? तो बिना प्लानिंग का जाओगे तो बिना तुम्हारा काम भी नहीं होगा, या टाइम ज़्यादा लग जाएगा, या उल्टा पुल्टा हो जाएगा। लेकिन हम लोग प्लानिंग तो करते हैं। अब कैंसिल हो गया दूसरा बात है, बट प्लानिंग तो करते हैं ना जी, कि आज जाना है, आज इधर का एरिया कवर कर लेना है,
कल बुर्ज खलीफा कवर कर लेना है, समझे? ऐसे होता है, समझे? फिर हम लोग जाते हैं, ऐसे ही चल जाते हैं क्या आप लोग आँख बंद करके, तो एरिया में ही रह जाइएगा, बाहर नहीं जा पाइएगा। तो हम लोग प्लानिंग करते, क्या कहते बोलिए? तो ऑडिटर क्या जाते जाते ऑडिट करेगा, बोलेगा बुक्स ऑफ अकाउंट निकालो रे, ऐसे बोलेगा, जाके जांच करेगा कि प्लानिंग करके जाएगा। क्या प्लानिंग करेगा? सुनिए, एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस। पहले क्लाइंट का बिजनेस के बारे में तो नॉलेज लो, क्या चीज़ का बिजनेस करता है, कैसा इसका काम है। तो पहला काम है प्लानिंग करना कि एक्वायरिंग द नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस, हम जिसका बिजनेस का ऑडिट करने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी लो, थोड़ा ज्ञान लो। एक्वायरिंग द नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस, एक्वायरिंग द नॉलेज ऑफ द, अरे हम जिसको ऑडिट करने जा रहे हैं, जिसको चेक करने जा रहे हैं, उसको धड़ल्ले से चेक करना स्टार्ट कर दोगे कि थोड़ा जानकारी लेंगे उसके बारे में। तो पहले थोड़ा जानकारी लीजिए, जानकारी लेकर के इस्टेब्लिशिंग डिग्री ऑफ रिलायंस, कुछ ऐसा चीज़ देखिए कि भरोसा वाला चीज़ है कि नहीं, माने इस्टेब्लिशिंग फिक्स डिग्री ऑफ रिलायंस, ऐसा चीज़ खोजिए कि भाई उस कंपनी पे हम भरोसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, माने क्या चीज़ पे भरोसा कर सकते हैं और क्या चीज़ पे भरोसा नहीं कर सकते। इसको कहते हैं इस्टेब्लिशिंग डिग्री ऑफ रिलायंस। रिलायंस माने भरोसा, रिलायंस माने क्या होता है, समझे क्या बोले? तो इस्टेब्लिशिंग डिग्री ऑफ रिलायंस, बोलो क्या बोलें? इस्टेब्लिशिंग डिग्री ऑफ रिलायंस। ये देखो नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। और कौन कौन सा ऑडिट प्रोसीजर लगाना है वो तय करो। जैसे ऑडिट प्रोसीजर दो तरीका का था, कंप्लायंस और सब्सटेंटिव। तय करोगे कौन ज़्यादा लगाना, कौन कम लगाना है, कौन सा ज़्यादा लगाना, कौन सा कब कम ज़्यादा लगाएगा, ये पहला क्लास में ही बोल दिए हैं, समझे? इसको कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइप्स ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर। और फिर कोऑर्डिनेशन, अकेला ही हम कर देंगे सब काम कि कोऑर्डिनेशन विथ एक्सपर्ट अदर वर्कर, कोऑर्डिनेशन विथ एक्सपर्ट और अदर वर्कर। भाई अदर वर्कर का भी काम को कोऑर्डिनेशन करिए, एक्सपर्ट का काम को कोऑर्डिनेट करिए, समझे? इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। क्या कहते हैं हम लोग? तो प्लानिंग ये करेंगे। प्लानिंग में याद रखिएगा, अगर ऑडिट प्लानिंग आएगा तो 4 पॉइंट लिखना पड़ेगा, ऑडिट प्लानिंग आएगा तो अलग से 4 पॉइंट लिखना होगा, समझे? तो प्लानिंग में क्या करेगा ऑडिटर? एक्वायरिंग द नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस, एक्वायरिंग द नॉलेज ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइप्स ऑफ और एस्टैब्लिशिंग डिग्री ऑफ रिलायंस। और फिर क्या? कोऑर्डिनेशन। ऑडिट एविडेंस, ऑडिट करने के लिए ऑडिट एविडेंस जुगाड़ करिए, प्रूफ खोजिए, प्रूफ समझ पा रहे हैं? बिना प्रूफ को ऑडिट करिएगा, प्रूफ जुगाड़िए। ऑडिट एविडेंस किधर से मिलेगा? ऑडिट प्रोसीजर को लगा के। ऑडिट एविडेंस किधर से मिलेगा? ऑडिट प्रोसीजर को लगा के। फिर अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। देखिए अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर बनाएगा नहीं, चेक करेगा। अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर आके बनाएगा, तब तो उल्टा हो जाएगा। पहले बोलेंगे थोड़ा भैया पहले बना लो फिर चेक कर लो, तो तुम ही बनाया तुम ही चेक करो, ऐसा होगा क्या? बोलिए। तो अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, ये अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल बनाना ऑडिटर का काम है कि मैनेजमेंट का काम है? आपका मैनेजमेंट का काम है, आप लोग बनाइएगा। ऑडिटर सिर्फ क्या करेगा? चेक करेगा। किसको चेक करेगा? अकाउंटिंग सिस्टम को, आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट बना है उसको चेक करेगा, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करेगा। आपका बुक्स ऑफ अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करेगा? चेक करेगा। और इंटरनल कंट्रोल मैंने थोड़ा घूर फिर के देख लेगा कामकाज करने का तरीका कैसा है। कामकाज करने का तरीका एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक तो ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिटर गया, तो वहाँ के जो एम्प्लॉई है कहीं पर मान लीजिए अड्डा लगा के ताश खेल रहे हैं, कहीं पर पकौड़ा पार्टी चल रहा है, कुछ लोग क्या हुआ भाई टेबल पे बैठे हैं, चेयर पे पाँव लटकाए हैं, टेबल पे बैठे चेयर पे क्या लग रहा है? अंदर घुसते इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग के वीक, बोलिए इंटरनल कंट्रोल क्या है? समझे कि नहीं समझे? कहीं कहीं एरिया में भी आप लोग जाके बताए थे ये एरिया कैसा है रे बाबा, बता देते हैं ना। बोलिए माने रहन सहन ठीक नहीं लगता तो आप ऑर्गेनाइजेशन को तो बता ही सकते हैं। अच्छा मान लीजिए एकदम किसी बैंक में गए हैं, एकदम इंफ्रास्ट्रक्चर ज़बरदस्त लेवल का है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़बरदस्त लेवल का है, वर्किंग बिहेवियर बेटर है और तुरंत काम हो रहा है, मैंने जाइए तुरंत काम, समझ पा रहे हैं? कोई लाइन का चक्कर नहीं, क्विक रिस्पॉन्स है। अब ऐसे आप बैंक में गए हैं तो आपको क्या लग रहा है? इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग के वीक? स्ट्रॉन्ग है, ज़बरदस्त लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे यूनियन बैंक में जिसका भी शादी हो गया, यूनियन बैंक का पंजाब नेशनल बैंक से शादी हुआ है, आंध्रा से नहीं हुआ है। बात ये तो यूनियन बैंक जो है उसमें पहले हम लोग जाते थे बोलते क्या लगाया रे बाबा, ब्रिटिश ज़माना का पंखा है, काम धीरे धीरे, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ था ही नहीं।
ये अपना वाला यूनियन बैंक का बात कर रहे, बेलेघाटा वाला, समझे? ये जो पुल पे सेल टैक्स के जो पास में, समझे? तो हम लोग बोलते थे ना कि नहीं बोलते थे? तो समझ में ही आता था कि इसमें अकाउंट खुलवाना ठीक नहीं रहेगा, बहुत लाइन है, कुछ भी होता था लाइन लगाया जाता था, समझे? यानी इंटरनल कंट्रोल ठीक नहीं है आपका, समझे? तो अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल को चेक करना किसका काम है? ऑडिटर। किसका काम है? बनाना काम नहीं है, चेक करना काम है। नेक्स्ट क्या भाई? ऑडिट कंक्लूजन। अच्छा, ये बात क्यों बताया गया? क्योंकि भाई जो ऑडिटर है उसको तो अकाउंटिंग बनाने भी आता है, अगर नहीं बताया जाता तो बेटा कहीं अकाउंटिंग बनाने लगता तो दिक्कत हो जाता, या क्लाइंट बोलता थोड़ा पहले बना दीजिए, तो थोड़ा ठीक कर दीजिए, तो क्या ये करेगा ऑडिटर? तो क्या बोलेगा? हम चेक कर रहे हैं भैया, बनाने नहीं आए, बनाना आपका काम है, आप खुद बनाइए, समझे? नेक्स्ट, ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। बोलो क्या बोले हैं? ऑडिट करके हम चुपचाप चल जाएंगे कि कंक्लूजन देना पड़ेगा, निष्कर्ष क्या हुआ, कैसा है कामकाज, ठीक से काम हो रहा कि नहीं हो रहा, बताना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्ट। ऑडिट कंक्लूजन एंड, ऑडिटर आके चुपचाप चल जाता है कि रिपोर्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? अपना उसमें बात लिखेगा कि हमने ये पाया, समझे? ठीक है कि नहीं ठीक है, सब बताएगा। कौन बताएगा? ऑडिटर। कौन बताएगा? तो ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। बोलो क्या बोले हैं? अब आते हैं हम लोग एरर्स और फ्रॉड क्या होता है। ये तो बेसिक प्रिंसिपल्स है कि जो ऑडिटर एक ऑडिट कर रहा तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। आर यू नॉर्मल? समझ गए हैं? चलिए, एरर और फ्रॉड क्या होता है? एरर्स का मतलब होता है मिस्टेक। एरर माने क्या होता है? एरर मीन्स मिस्टेक ड्यू टू इनोसेंस और नेग्लिजेंस। ड्यू टू इनोसेंस और नेग्लिजेंस, या तो इनोसेंस के कारण, मतलब हमने जानबूझ के नहीं किया, हो गया गलती, या नेग्लिजेंस कर दी अकाउंटिंग प्रिंसिपल का। अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम इग्नोर कर दिया, अपने मन से ज़बरदस्ती कर रहे हैं। कितना लोग होता है ना ज़बरदस्ती करता है, तो क्या है? एरर्स है। क्या बोलिए? तो एरर्स मीन्स मिस्टेक। एरर्स मीन्स ड्यू टू इनोसेंस और नेग्लिजेंस। ड्यू टू इनोसेंस और इनोसेंस के कारण जो हमसे मिस्टेक हो गया, या हमने नेग्लिजेंस कर दिया अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, उसे हम एरर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? लेकिन फ्रॉड बड़ा चीज़ है। फ्रॉड बड़ा चीज़ है। फ्रॉड माने धोखा देना। फ्रॉड माने क्या देना? फ्रॉड मीन्स डिसीव टू द पार्टी। फ्रॉड मीन्स डिसीव टू द। अच्छा, एरर तो किसी से भी हो जाएगा, एरर तो किसी से भी हो सकता है, लेकिन फ्रॉड जो लोग करेगा भाई, फ्रॉड करने के लिए दिमाग चाहिए। फ्रॉड करने के लिए क्या चाहिए? दिमाग। या फ्रॉड जो करता है ये कौन सा लेवल का लोग करेगा? टॉप लेवल। कौन सा लेवल? टॉप लेवल का लोग फ्रॉड करता है, समझे? टॉप लेवल का लोग फ्रॉड करता है, समझे? और एरर तो भाई कोई भी कर सकता है, इसे कहते हैं क्लरिकल एरर्स। माने एरर डन भाई कौन सा लेवल? लोअर लेवल। कौन सा लेवल? एरर जो करेगा वो कौन करेगा? लोअर लेवल करेगा। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? पक्का? तो पहले एरर का डेफिनेशन बताना है कि एरर्स मीन्स मिस्टेक ड्यू टू इनोसेंस और नेग्लिजेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और फ्रॉड मीन्स डिसीव टू द पार्टी। फ्रॉड मीन्स एरर कौन करेगा भाई? लोअर लेवल स्टाफ, दैट इज क्लरिकल स्टाफ। और फ्रॉड कौन करेगा? टॉप लेवल। कौन सा? अच्छा, एरर को खोजना आसान है क्योंकि भाई जानबूझ कर तो किया नहीं है, माने इट इज इजी टू फाइंड। इट इज इजी टू, एरर को खोजना बहुत आसान है, लेकिन फ्रॉड को खोजना डिफिकल्ट है। इट इज बिट डिफिकल्ट। इट इज बिट, इसको खोजना डिफिकल्ट है क्योंकि कौन गलती किया है? टॉप लेवल। गलती कौन किया है? अब टॉप लेवल का आदमी भाई गलती नहीं किया है, धोखा दिया है, फ्रॉड किया है, नहीं समझे? डिसीव किया, झांसा दिया। झांसा बोलते हैं, झांसा दे दिया हमको, समझे? झांसा दे दिया, बुद्धि में जा रहा है, समझ आ रहा? झांसा दिए हो कभी किसी को? नहीं दिए हो? ये बोला झांसा दिए, देख लो ये जो फ्रॉड है। तो लेकिन झांसा देना पकड़ना थोड़ा टफ होता है। इट इज बिट डिफिकल्ट। इट इज बिट डिफिकल्ट क्योंकि टॉप लेवल का लोग करेगा भाई, समझे कि नहीं समझे? बोलिए किसका बात कर रहे हैं हम लोग? एरर्स और फ्रॉड। जोर से बोलो, एरर्स और फ्रॉड। एरर्स और एरर जान मेरा इंटेंशन रहता करना, ये मेरा कोई इंटेंशन हो जाता है, लेकिन फ्रॉड भाई इंटेंशन, फ्रॉड इंटेंशन है, पर्सनल प्रॉपर्टी प्रॉफिट के लिए करते हैं, पर्सनल प्रॉफिट के लिए करते हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? अच्छा, एरर होगा ना तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, कंपनी के ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, ज़्यादा असर। लेकिन फ्रॉड होगा तो भाई कंपनी हिल जाता है, कंपनी क्या हो जाता है, समझे? एकदम तहस नहस। जैसे पंजाब नेशनल बैंक में फ्रॉड हुआ था 11,000 करोड़ का। नीरव मोदी निचला स्तर का एम्प्लॉय था, कोई समाज में रहने वाला लोलू पोलू था,
बोलिए, टॉप लेवल का था नीरव मोदी, नहीं समझे? उसमें कई मैनेजर मिला हुआ था, हेड मैनेजर मिला था उस फ्रॉड में, समझे? यस बैंक का जो घोटाला हुआ उसका मालिक ही मिला हुआ था, मालिक ही मिल करके फ्रॉड करता था, समझे? अरे यस बैंक को तो अखबार कर लिया गया भाई, SBI का रिटायर ओके, अखबार किया गया ना, बस बात खत्म, डिटेल्स में नहीं जाएंगे। फ्रॉड है कि नहीं है, समझे? तो हम लोग नॉर्मल आदमी किया है, वो पकड़ना इजी था, कितना दिन होते रहा फ्रॉड, होते रहा तब पकड़ाया। पीएनबी में कितना दिन लंबा फ्रॉड होते रहा तब जाके बोला, मालूम चला जा, तो 11,000 करोड़ गायब है रे बाबा, वो भी नहीं पकड़ा था सर, समझे? नोटबंदी का तो पकड़ना तो आसान नहीं है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, समझे? क्लियर, पक्का? और जब फ्रॉड होगा तो ऑर्गेनाइजेशन को भाई हिला देगा पूरा एकदम। लोग पीएनबी से भरोसा तोड़ लिए थे, लोग पैसा अपना निकालना चालू कर लिए थे, मेरा भी फिक्स डिपॉजिट था, बोले जल्दी तोड़ो लिमिट इसको, लगा दिया था। वो भी लिमिट लगा दिया था। चलो, नॉर्मल है हमारे बच्चे।